अध्याय 570 महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र। दो सम्राटों के रक्तसार और आत्माओं को निगलने के बाद भूतलाश शापित व्यूह की शक्ति और भी प्रबल हो गई। ये ठीक नहीं है। अंतिम उत्पत्ति कोर क्षेत्र का योद्धा सुनहरे कवच में लिप्त एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसका स्तर पीछा करने वाले तीनों सम्राटों में सबसे ऊंचा था। वह लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुका था, जो कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप से आगे और ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू के नेता के बराबर था। हालांकि इस समय भूतलाश शापित व्यूह उसे क्षीण कर रहा था और वह पहले से ही 2 पृथ्वी ग्रेड हथियारों से घायल था। जाओ, नकुल शॉ ने काले झंडे को लहराया और भूतलाश शापित व्यूह का काला कोहरा सांपों में बदल गया, जो सुनहरे कवच वाले व्यक्ति की ओर तेजी से झपटे। 9 घातक ये नस्थी प्रहार। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भूतलाश शापित व्यूह की शक्ति के साथ एक जलती हुई हड्डी की कील आपस में गुंथ गई। इन दोनों हमलों के मेल ने पिछले प्रहारों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि भूतलाश शापित व्यूह ने मृत सम्राटों की बची हुई आत्माओं और रक्तसार को सोख लिया था। स्वर्ण श्रृंखला ड्रैगन ताला। उस व्यक्ति ने अपनी वास्तविक शक्ति को धकेला ताकि वे सुनहरी जंजीरें बना सके जिन्होंने भूतलाश शापित व्यूह और जहाज को जकड़ लिया। बस एक पल के भीतर पूरा क्षेत्र स्वर्ण श्रृंखला ड्रैगन ताला द्वारा सील कर दिया गया। कड़कड़ाने की आवाज टिल्ड 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 टिल्ड। अगले ही क्षण नकुल शॉ और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप की अदम्य शक्ति ने सुनहरी जंजीरों की सील को तोड़ दिया। धमाका। बख्तरबंद अधेड़ व्यक्ति दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून बहने लगा। स्वर्ण श्रृंखला ड्रैगन ताला, कितनी गहन गुप्त तकनीक है। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक के रूप में उस व्यक्ति के पास कुछ विशेष तकनीकों तक पहुंच थी। भागो। बख्तरबंद व्यक्ति में अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी, इसलिए वह 8 देबासिस पर्वत की दिशा में भाग खड़ा हुआ। नकुल शॉ, हम जितने सम्राटों को मारेंगे वह भूतलाश शापित व्यूह के लिए उतनी ही बड़ी मदद होगी। यदि यह व्यूह 100 सम्राटों को मारकर उन्हें निगलने में सक्षम हो जाता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप उम्मीद से भरा हुआ था और वह उस बख्तरबंद व्यक्ति को भागते हुए देखने को तैयार नहीं था। हमारा मुख्य कार्य त्यानलू द्वीप समूह को छोड़ना है। नकुल शॉ के भाव शांत थे। वह विचलित नहीं हुआ। हालांकि अरूप का सुझाव अत्यंत लुभावना था, लेकिन नकुल शॉ की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी, इसलिए वे यहाँ जितने लंबे समय तक रहते खतरा उतना ही बढ़ता जाता। भले ही वे कुछ और सम्राटों को मारने में कामयाब हो जाते, फिर भी वे 3-2 सितारा संप्रदायों की तुलना में बेहद छोटे थे। इसके अलावा लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा को मारना इतना आसान नहीं था। सरसराहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। बख्तरबंद अधेड़ व्यक्ति चेहरे पर झटके के भाव लिए उड़ रहा था। यदि उसने उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो उसकी हालत भी संभवतः अन्य 2 सम्राटों जैसी ही होती। उन दोनों के पास पृथ्वी ग्रेड के हथियार थे और यहाँ तक कि सम्राट भी उस व्यूह से प्रभावित होते हैं। सुनहरे कवच वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से हार चुका था। पृथ्वी ग्रेड हथियार अत्यंत दुर्लभ थे, केवल कुछ ही सम्राटों के पास पूर्ण पृथ्वी ग्रेड हथियार थे। इसके अलावा उन दोनों के पास जो हथियार थे वे सामान्य पृथ्वी ग्रेड हथियार नहीं थे। ठीक इसी समय टिल्ड 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 असीम समुद्र में एक अवर्णनीय आभा प्रकट हुई। इसने 1000 मील के भीतर की युआन क्यूई को इकट्ठा कर दिया और ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में केवल यही एक आभा बची हो। तड़क। इस आभा के नीचे असीम समुद्र दबाव को सहने में असमर्थ लगा और उसमें दरारें पड़ने लगीं। श्वा। धुंधला असीम समुद्र अचानक साफ हो गया और कोई भी अब सैकड़ों मील तक देख सकता था। ये शक्ति। सुनहरे कवच वाले अधेड़ व्यक्ति का शरीर कांप उठा। ऊर्जा का एक जबरदस्त स्रोत उमड़ पड़ा। प्रदीप परिवार के मुखिया। दूर से एक गहरी प्राचीन आवाज सुनाई दी। 8 देबासिस सम्राट अधिपति। सुनहरे कवच वाले व्यक्ति ने अपनी सांस रोकी और सम्मान में सिर झुकाया। 8 देबासिस सम्राट अधिपति 8 देबासिस पर्वतों के भीतर सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वह महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। पूरे 8 देबासिस पर्वत में केवल 10 महान समुद्री डाकुओं का नेता ही उनकी तुलना में खड़ा हो सकता था। इस क्षण सुनहरे कवच वाला व्यक्ति खुशी से झूम उठा और उसने 8 देबासिस सम्राट अधिपति को नकुल शॉ के रास्ते की दिशा बता दी। मैं उस लड़के को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। 8 देबासिस सम्राट अधिपति काली टोपी पहने एक वृद्ध मुस्कुराए और ओझल हो गए। श्वा। असीम समुद्र के ऊपर एक काली आकृति तेजी से गुजरी, जिसकी गति ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज से 2 गुनी थी। वे दोनों 8 देबासिस सम्राट अधिपति से नहीं बच पाएंगे। सुनहरे कवच वाले व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ फुसफुसाया। उसी समय जब ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज 2000 मील से अधिक की यात्रा कर चुका था।
कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप की मानसिक शक्ति ने एक अजीब सी संवेदना महसूस की। कुछ दूरी पर स्थित स्वर्ग और पृथ्वी की युआन क्यूई एक असामान्य संकेत दे रही थी। क्या हो रहा है? नकुल शॉ पीछे मुड़ा और देखने लगा। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप की इंद्रियां सामान्य सम्राटों से कहीं आगे थीं। म्याऊं म्याऊं। इस समय नन्हा चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर कूद गया और हवा में तांबे के 2 पुराने सिक्के उछाले। दुर्भाग्य, नन्हे चोर बिल्ली के अनुसार नकुल शॉ की ओर खतरा बढ़ रहा था। ये देखकर नकुल शॉ ने अपनी रक्तधारा को सक्रिय किया और उसकी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख उस अजीब ऊर्जा की दिशा में देखने लगी। ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख की उन्नत दृष्टि का उपयोग करने में अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होती थी। ये व्यक्ति कौन है? नकुल शॉ की आवाज़ स्मृति के मस्तिष्क में गूंजी। श्वा, काली टोपी पहने एक वृद्ध व्यक्ति की छवि स्मृति के मन में उभर आई। चूंकि नकुल शॉ को मानसिक ऊर्जा और भ्रम की तकनीकों की गहरी समझ थी, इसलिए वह वास्तविक दुनिया के दृश्य को आसानी से पुनर्जीवित कर सकता था। 8 देबासिस सम्राट अधिपति। स्मृति चिल्लाए और घबरा गई। वह 8 देबासिस पर्वत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र तक पहुंच चुका है। स्मृति ने डरते हुए विस्तार से बताया। महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र। नकुल शॉ और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप दोनों के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। समुद्र में गोता लगाओ, नकुल शॉ ने आदेश दिया। धूसर रंग का जहाज समुद्र की गहराइयों की ओर उतरने लगा। गुल्लू, कुछ हवा के बुलबुले उठे और फिर वह धूसर जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गति और रक्षा के अलावा उसकी छिपने और छलावरण करने की क्षमता थी। और गहराई में जाओ। नकुल शॉ की आंखें पैनी थीं। उसने कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप को 10,000 भूत मोती के भीतर रखा और खुद जहाज के एक केबिन में चला गया। इसके बाद ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज ने अपनी आभा को पूरी तरह छिपा लिया और ऐसा लगने लगा जैसे वह अपने परिवेश का ही एक हिस्सा हो। समुद्र की गहराइयों में जहाज धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद सरसराहट टिल्ड 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 दूर से एक गर्जना भरी आवाज आई जिसने धुंध को उड़ा दिया और सब कुछ स्पष्ट कर दिया। फिर आसमान से एक अदम्य आभा नीचे उतरी और 200 मील के भीतर की हर चीज डर से कांप उठी। ये वास्तव में एक महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र का योद्धा है। समुद्र की गहराइयों में नकुल शॉ और उसके साथियों ने उस आभा को महसूस किया जो निश्चित रूप से लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र से कहीं ऊपर थी। श्वा, काली टोपी पहने वह वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना से समुद्र को खंगालने लगा। इस क्षण धूसर जहाज पूरी तरह स्थिर था और उसने रत्ती भर भी हिलने की हिम्मत नहीं की। 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण। समय इस वक्त बहुत धीमी गति से बीत रहा था। एक निश्चित समय पर नकुल शॉ की ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख ने महसूस किया कि एक हल्की मानसिक ऊर्जा उनके ऊपर से गुजरी है। भाग्यवश असीम समुद्र एक अनूठा अस्तित्व था जो मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी था। 8 देबासिस सम्राट अधिपति की आध्यात्मिक चेतना समुद्र की गहराई तक पहुंचते पहुंचते अत्यंत क्षीण हो गई थी और ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज छिपने की कला में माहिर था, इसलिए उसकी आभा पूरी तरह परिवेश में विलीन थी। 3 क्षणों के बाद महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र की वह प्रचंड आभा कम होने लगी। टिल्ड जहाज में मौजूद सभी लोगों ने एक लंबी सांस ली और नकुल शॉ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। 8 देबासिस सम्राट अधिपति का दबाव उसके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य सम्राट से कहीं अधिक था। उसने अब तक जिन सम्राटों को देखा था उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता था। पहली श्रेणी में पैट्रियार्क होंग और मिस्टिक आइस क्वीन जैसे सामान्य सम्राट थे। दूसरी श्रेणी में दीपशिखा नागपाल, ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू नेता और सम्राट जहूर जैसे योद्धा थे। और तीसरी श्रेणी में यह महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र का योद्धा था। इसकी शक्ति अन्य श्रेणियों से बहुत ऊपर थी और ऐसा लगता था जैसे उसका अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। जिन्हें सम्राट अधिपति की उपाधि दी जाती है वे आमतौर पर महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र के होते हैं। नकुल शॉ ने सावधानी से अपनी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख का उपयोग बाहर देखने के लिए किया, फिर अपनी रक्तधारा की शक्ति को बंद कर दिया। उसने अभी भी अपनी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख से शक्तिशाली हमले करने का जोखिम नहीं उठाया। वह चला गया। जेमिनाई सेड। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ ने पुष्टि की कि 8 देबासिस सम्राट अधिपति उस क्षेत्र से जा चुके थे। चलो चलते हैं। नकुल शॉ ने मार्ग में थोड़ा बदलाव किया और स्मृति तथा अन्य साथियों को ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप चलाने का निर्देश दिया। शुरुआत में उनकी गति अत्यंत धीमी थी, लेकिन 4 घंटे बाद नकुल शॉ ने गति बढ़ाने का आदेश दिया। आधा दिन बीतते बीतते वह जहाज पानी के भीतर सैकड़ों हजारों मील की दूरी तय कर चुका था। इस समय
नकुल शॉ और उसके साथी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। जिस सामग्री से ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप बना था वह अत्यंत विशिष्ट थी, इसलिए पानी के भीतर उस जहाज की गति सामान्य अर्धचरण उत्पत्ति कोर क्षेत्र के साधकों से भी तेज थी। 3 दिन बाद ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप 8 देबासिस पर्वत के आसपास के समुद्री क्षेत्र की सीमाओं पर पहुंच गया। थोड़ा और आगे बढ़ने का अर्थ था हजार प्रवाह द्वीप समूह थॉसेंट फ्लोइंग आइलैंड्स में प्रवेश करना। 8 देबासिस सम्राट अधिपति अब हमें नहीं पकड़ पाएंगे। जहाज पर सवार सभी लोगों के मन में अब सुरक्षा का भाव था। असीम समुद्र इतना विशाल था कि मार्ग के कोण में जरा सा भी बदलाव होने पर मंजिल पूरी तरह बदल जाती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, मूल दिशा और वर्तमान दिशा के बीच का अंतर और भी बढ़ता जाता। तीसरे दिन की सुबह पीछे से एक भयंकर महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र की आभा उमड़ी और सीधे जहाज की ओर झपटी। अध्याय 571 भगवान अगद। हवा में एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की युआन क्यूई गरजने लगी और कई हजार मील के भीतर की हर चीज डर से कांप उठी। ये शक्ति ब्रह्मांड के साथ एकाकार होती प्रतीत हो रही थी। यह क्या? वह कैसे पहुंच गया? ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप के भीतर मौजूद हर कोई एक महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र की आभा को करीब आते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और इस बार वह आभा सीधे उनकी ओर ही बढ़ रही थी। वो टिल्ड समुद्र की धुंध ओझल होने लगी और उसकी जगह एक हरे और रक्त के रंग की रोशनी ने ले ली। कई दर्जन मील के भीतर का पूरा क्षेत्र तुरंत इस रोशनी से ढक गया और ऐसा लगा मानो वह पूरा इलाका ही कोई दूसरी दुनिया बन गया हो। समुद्र की गहराइयों में ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप ने अपनी गति रोक दी और एक बार फिर अपनी आभा को छिपा लिया। धक 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 सभी नाविकों और स्मृति के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। केबिनों में से एक के भीतर, हमें देख लिया गया है। नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली और खड़ा हो गया। ये सुनकर सभी के दिल दहल गए। नकुल शॉ, मुझे पता है कि तुम नीचे हो। बाहर आओ और मौत को गले लगाओ। ऊपर से एक ठंडी और प्रतिशोधी पुरुष स्वर सुनाई दी। नकुल शॉ और स्मृति दोनों को लगा कि यह आवाज जानी पहचानी थी। सो टिल्ड। ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज के ऊपर हवा में 3 उत्पत्ति कोर क्षेत्र की आभाएं रुकीं। बोलने वाला ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू था। वह तीनों सम्राटों में बाईं ओर खड़ा था। दाईं ओर एक काले चेहरे वाला, काले कवच से ढका विशालकाय व्यक्ति था, जिसकी साधना लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी, जो शिखर के बेहद करीब था। बीच में खड़ा व्यक्ति एक हाथ वाला और सिर से गंजा था, जिसके शरीर पर हरे रंग के टैटू बने थे। वह हरा और रक्त के रंग का प्रकाश उसी के शरीर से निकल रहा था। वह एक महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र का सम्राट अधिपति था, वातावरण और स्वयं प्रकृति को बदलने में सक्षम। तो यह है महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र। इस क्षण नकुल शॉ ने अपनी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख को रोकना बंद कर दिया और समुद्र की सतह के दृश्यों को देखा। फिर उसने उन छवियों को स्मृति और उसके साथियों के मस्तिष्क में स्थानांतरित कर दिया। ये वही है, वह 10 महान समुद्री डाकुओं का नेता और असीम समुद्र के इस हिस्से का समुद्री डाकू राजा है, भगवान अगद। स्मृति चिल्ला उठी, भगवान अगद, समुद्री डाकू गठबंधन का नेता। नाविकों के दिल कांप उठे और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी खाई के किनारे खड़े हों। धप, उनमें से एक दो तो डर के मारे जमीन पर ही गिर पड़े। नकुल शॉ की भौहें तन गईं। उसके द्वारा चुने गए नाविकों का स्वभाव और साहस कमजोर नहीं था। फिर भगवान अगद कितना प्रसिद्ध था। सिर्फ उसका नाम सुनकर ही उन्होंने लड़ने की इच्छा खो दी थी। असीम समुद्र का ये हिस्सा उसका क्षेत्र कहा जा सकता है। वह कई 100 वर्षों से 8 देबासिस पर्वत के पास लूटपाट कर रहा है और 3 संप्रदायों के अलावा वह किसी को भी लूटने से नहीं डरता। स्मृति की आवाज कांप रही थी। इस समय महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र का दबाव और भी प्रबल होता जा रहा था। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नकुल शॉ डेक पर कूद गया और उसके हाथ में एक काला झंडा प्रकट हुआ। महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ स्कारलेट मून पैट्रियार्क लाल चंद्रमा कुलपति भी इसी स्तर पर थे। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप ने कड़वाहट के साथ कहा। उसने व्यक्तिगत रूप से कुलपति की शक्ति देखी थी और भगवान अगद का दबाव स्कारलेट मून पैट्रियार्क से केवल थोड़ा ही कम था। हवा में, भगवान अगद, मुझे नीचे जाने दें और उनका काम तमाम करने दें। काले कवच वाले विशालकाय व्यक्ति ने एक काली कुल्हाड़ी लहराए और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। युद्ध शक्ति के मामले में वह ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू से भी थोड़ा शक्तिशाली था। नहीं, भगवान अगद बोला, तुम बाकी सबको मार सकते हो, लेकिन उस नकुल शॉ को जिंदा पकड़ना होगा। तीनों संप्रदायों द्वारा दिए जा रहे पुरस्कारों के बारे में सोचकर भावनाहीन भगवान अगद भी अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। शू शू
ठीक इसी क्षण 2 आकृतियां पानी की सतह को चीरते हुए बाहर निकलीं। नकुल शॉ, तुम बहुत साहसी हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम बाहर आने की हिम्मत कर सके। भगवान अंगद थोड़ा हैरान था। तीनों समुद्री डाकुओं ने सोचा था कि नकुल शॉ बहुत डर गया होगा और समुद्र में ही छिपा रहेगा। आप वास्तव में समुद्री डाकू गठबंधन के नेता होने के योग्य हैं। मैं इतनी दूर भागा और फिर भी आपने मुझे पकड़ ही लिया। नकुल शॉ ने अपना काला झंडा लहराया और बहुत हैरान होने का दिखावा किया। वास्तव में भले ही वह अभी भी यह नहीं जानता था कि उन्होंने उसे कैसे पकड़ा, लेकिन एक बात निश्चित थी, एक बार जब महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र की नज़र आप पर पड़ जाए तो बचना मुश्किल होता है। हा, मैं इस ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज का कप्तान हूं और 200 से अधिक वर्षों से इसके साथ हूं। मैंने खुद कई बार इसकी मरम्मत की है। हम पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू हंसा और भगवान अंगद ने सिर हिलाया। जब एक जहाज एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो उसमें एक क्षीण आत्मा बन जाती है और उसका अपने मालिक के साथ एक रहस्यमय संबंध होता है, जब तक कि वे बहुत दूर न हों। तो ये बात थी। नकुल शॉ को आखिरकार समझ आ गया। यह कोई रहस्य नहीं है, ये तो सामान्य ज्ञान है। काले कवच वाले विशालकाय व्यक्ति ने तिरस्कार से कहा। सामान्य ज्ञान? नकुल शॉ और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप ने एक दूसरे को असहज भाव से देखा। उनके पास अधिक अनुभव नहीं था और नकुल शॉ के लिए तो बाहरी दुनिया में प्रवेश करने का ये पहला ही मौका था। ऐसा लगा जैसे वे सामान्य ज्ञान के कारण हार गए थे। इस ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू का मरना तय है। नकुल शॉ के हृदय में हत्या की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी। चूंकि अब उसे कारण पता चल गया था, इसलिए अब और बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 60 शापित भूत लाशें तुरंत प्रकट हुईं और उन्होंने एक घना गहरा काला कोहरा बना दिया। धमाका धमाका टिल्ड। नकुल शॉ ने काले झंडे को लहराया और अभिशाप की शक्ति तीनों सम्राटों की ओर बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में कई मील का घेरा भूत लाश शापित व्यू घोस्ट कॉप्स का स्टेरे की चपेट में आ गया। 9 घातक ये अस्थि प्रहार। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप ने अपने दांत भींचे और अपने पृथ्वी ग्रेड हथियार का उपयोग किया, जिससे व्यू की सहायता से एक बड़ा गहरा चांदी जैसा कांटा तीनों शत्रुओं की ओर बढ़ा। भगवान अंगद थोड़े आश्चर्यचकित हुए। पराक पराक। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू और उसके बगल में खड़े काले कवच वाले विशालकाय व्यक्ति को तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। भूतलाश शापित व्यू की शक्ति उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी और अभिशाप की शक्ति उन्हें हर कोण से क्षीण कर रही थी। यहाँ तक कि सम्राटों के लिए भी यह कष्टदायक था। व्यू की शक्ति से जुड़ने के बाद 9 घातक ये अस्थि प्रहार भी काफी शक्तिशाली हो गया था। इस छोकरे के पास वास्तव में बहुत सारी तरकीबें हैं। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया था और उसका रक्तसार लगातार निगला जा रहा था। बस कुछ ही वार प्रतिवार के बाद ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू और काला कवच वाला व्यक्ति रक्षात्मक हो गए। केवल महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र की साधना वाले भगवान अंगद ही अडिग खड़े थे। हरे और रक्त के रंग के प्रकाश की एक परत ने उन्हें घेर रखा था, जो उनके पास आने वाली अभिशाप की किसी भी शक्ति को दूर धकेल रही थी। उस दृश्य ने नकुल शॉ और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप के मन को गंभीर कर दिया। मैं इसे संभालता हूँ, भगवान अंगद की फटी हुई आवाज सुनाई दी। श्वा। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू और काले कवच वाले विशालकाय व्यक्ति के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे पीछे हट गए, उनके लिए जगह छोड़ दी। टूट जा। भगवान अंगद ने अपनी हथेली लहराए। वो टिल्ड। कई दर्जन मील के भीतर की हर चीज हरे और रक्त के रंग की रोशनी से ढक गई। यहाँ तक कि स्थान और स्वर्ग पृथ्वी की युआन क्यूई भी बदलने लगी। भगवान अंगद स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी की तरह लग रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे सूर्य और चंद्रमा को भी घुमा सकते हैं। वह क्षेत्र ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल जानवर ने उसे हिला दिया हो। इस पल में नकुल शॉ और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे चींटियां हों जो पूरे ब्रह्मांड से लड़ रही हों। तड़क। अभिशाप की शक्ति पीछे धकेल दी गई और भूतलाश शापित व्यू का कोहरा तुरंत तितर बितर हो गया। कितना भयानक हमला है। नकुल शॉ का रक्त खौल उठा क्योंकि उस हमले का एक छोटा सा हिस्सा उसे लगा था। तुम लोग इस लड़के को उलझाए रखो, मैं पहले उस कंकाल को मारूंगा। भगवान अंगद अत्यंत सतर्क थे। उन्हें डर था कि कहीं गलती से नकुल शॉ घायल न हो जाए। तीनों संप्रदायों द्वारा दिए गए पुरस्कारों ने उन्हें भी आकर्षित किया था और वे उसे जीवित चाहते थे। छोकरे, तुम्हें शायद ये भी नहीं पता कि तुम्हारा शत्रु कितना भयानक है, ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू ने मजाक उड़ाया। हे, इस लड़के ने तो एक महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र को चुनौती देने की हिम्मत भी की। काले कवच वाले व्यक्ति की मुस्कान तिरस्कार और उपहास से भरी थी।
इस समय चूंकि भूतलाश शापित व्यूह को भगवान अंगद ने तोड़ दिया था, नकुल शॉ ने अपनी अधिकांश सुरक्षा खो दी थी। नकुल शॉ 2 अंतिम चरण के लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के योद्धाओं का मुकाबला करने लायक नहीं था, भले ही उसके पास पृथ्वी ग्रेड का हथियार था। सौभाग्य से तीनों सम्राट इस बात से डरे हुए थे कि कहीं गलती से नकुल शॉ मर न जाए, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। धमाका! दूसरी ओर से एक बड़ा विस्फोट हुआ। जेमिनाई सेड, नकुल शॉ, मुझे बचाओ! कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप चिल्लाया, क्योंकि 2 हरे और रक्त रंग के ड्रैगन प्रकट हुए थे। तड़क! कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप की हड्डियों में दरारें पड़ने लगीं। नकुल शॉ स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप इतनी जल्दी हार मान लेगा। नौघातक ये नस थी कि उसके शरीर में विलीन होने के बाद अरूप की रक्षात्मक शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और वह सामान्य सम्राटों के हमलों का डटकर सामना कर सकता था। इसके अलावा उसने अस्थि सुदृढ़ीकरण बोन स्ट्रेंथनिंग के दांव की साधना की थी। यदि उसके स्थान पर कोई सामान्य सम्राट होता तो उसका शरीर अब तक चकनाचूर हो गया होता। तड़क! कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप का शरीर टूटने ही वाला था। लगता है कि मैं अब और खुद को रोक नहीं सकता। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। वह उसे उलझाए रखने वाले इन 2 सम्राटों से निपट पाने में असमर्थ था। खुलो! नकुल शॉ के भाव थोड़े कठोर हो गए और उसकी आंखें और बाल दोनों नीले रंग में बदल गए। अध्याय 572 मृत्यु का सेतु। असीम समुद्र के बीच नकुल शॉ और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप दोनों ही घोर निराशा में थे। भगवान अंगद की शक्ति ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को भी हिला सके। नकुल शॉ, मुझे बचाओ! भगवान अंगद की प्रचंड शक्ति के सामने कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप बिखरने ही वाला था कि वह नकुल शॉ की ओर चिल्लाया। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण अब नकुल शॉ ही था। तुम्हें कौन बचा सकता है? वह छोकरा तो खुद को भी नहीं बचा पा रहा, भगवान अंगद ने उपहास करते हुए कहा और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप को बीच हवा में ही जड़ कर दिया। हकीकत में नकुल शॉ की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। यदि वे नकुल शॉ को जीवित पकड़ना न चाहते तो उन 2 सम्राटों के हमले इतने कमजोर नहीं होते। इस लड़के के बालों और आंखों का रंग! काले कवच वाला विशालकाय व्यक्ति हैरान रह गया। उसके सामने खड़े उस युवक के बाल और बाईं आंख नीली पड़ने लगी थी। हे, नेत्र रक्तधारा! ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला और उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इस समय नकुल शॉ भूतलाश शापित व्यूह का संरक्षण पहले ही खो चुका था। वह अब उन 2 अंतिम चरण के लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के योद्धाओं के लिए कोई खतरा नहीं रह गया था। मैं पहले तुम्हें मारूंगा, जेमिनाई सेड। नकुल शॉ की बाईं आंख से ऊर्जा की एक चौंकाने वाली लहर उठी और उसकी आंख में एक बैंगनी आभा चमकने लगी। उसकी बाईं आंख ने ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू को अपना निशाना बना लिया था। शून्य स्थान नेत्र प्रहार वॉर्ड स्पेस आई / नेत्र रक्तधारा की शक्ति की एक गुप्त लहर ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू के शरीर पर फैल गई और इस शक्ति के बीचों बीच एक भंवर सा प्रकट हुआ। शू टिल्ड। एक पैनी ब्लेड ने पलक झपकते ही ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू के हृदय को चीर दिया। खून के फव्वारे फूट पड़े और फिर उस ब्लेड ने उसके शरीर के भीतर बची हुई जीवन शक्ति को नष्ट करना जारी रखा। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू का शरीर स्थिर हो गया और उसकी आंखों में उलझन और डर छा गया। धप! उसका खून से लथपथ शरीर हवा से सीधे समुद्र में जा गिरा। मरते समय भी जीत की वह मुस्कान उसके चेहरे पर जमी हुई थी। 7वें नंबर काले कवच वाला विशालकाय व्यक्ति दहाड़ा, लेकिन साथ ही उसकी आंखें नकुल शॉ की ओर देखते हुए सावधानी, क्रोध और अज्ञात के डर से भरी थीं। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू की मौत कैसे हुई? वह जान भी नहीं पाया। उसने बस इतना देखा कि नकुल शॉ ने केवल ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू, जो कि लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के अंतिम चरण का साधक था, की ओर देखा और वह शून्य से प्रकट हुई एक ब्लेड से मारा गया। यह क्या हो रहा है? जैसे ही भगवान अंगद ने कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप को मौत के करीब धकेला था, वे रुक गए। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू की मृत्यु देखकर उनका दिल दहल गया। छोकरे, तुमने 7वें नंबर को मारने के लिए किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया? काले कवच वाला विशालकाय व्यक्ति डर और नफरत से भर गया और अपनी काली कुल्हाड़ी पागलों की तरह नकुल शॉ पर चलाने लगा। शून्य स्थान नेत्र प्रहार। नकुल शॉ के भाव ठंडे थे। श्वा! एक ब्लेड उस विशालकाय व्यक्ति के शरीर को चीरती हुई निकल गई। तुम! वह विशालकाय व्यक्ति संघर्ष करने लगा, उसकी आंखें भय और सवालों से भरी थीं। मेरा कवच पृथ्वी ग्रेड के हथियार का एक हिस्सा है और सामान्य सम्राटों के सीधे हमलों को भी रोक सकता है। मरने से पहले उसका दिमाग उथल पुथल से भरा था।
उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि नकुल शॉ का सबसे शक्तिशाली हमला, शून्य स्थान नेत्र प्रहार, स्थान स्पेस के नियमों का उपयोग करके सीधे दुश्मन के शरीर के भीतर प्रकट होता है। बाहर से किसी की रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह पूरी तरह बेकार थी। हृदय एक अनिवार्य अंग था और वह विनाश की उस आभा को नहीं रोक सकता था। धप, उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति नष्ट हो गई और वह भी जल्द ही ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू के नक्शे कदम पर चल पड़ा। पलक झपकते ही 2 सम्राट मारे जा चुके थे। भगवान अंगद ने एक ठंडी सांस ली। यहाँ तक कि उनमें भी 2 अंतिम चरण के सम्राटों को तुरंत मारने की क्षमता नहीं थी। इस समय भगवान अंगद का चेहरा चिंता से भर गया और उन्होंने कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप पर से अपना दबाव हटा लिया। जहाज के भीतर स्मृति और उसके साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नकुल शॉ ने क्षण भर में 2 सम्राटों का वध कर दिया था। ये किस तरह की नेत्र रक्तधारा है? स्मृति अपने दिल के झटके को दबा नहीं सकी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप जैसा योद्धा नकुल शॉ का गुलाम क्यों था। जिस व्यक्ति पर तीनों संप्रदायों ने इनाम रखा हो, वह साधारण कैसे हो सकता था? भगवान अंगद के दिमाग में एक विचार कौंधा, तभी उन्हें अचानक एक खतरे का एहसास हुआ। शून्य स्थान नेत्र प्रहार। नकुल शॉ ने अपनी सबसे शक्तिशाली नेत्र रक्तधारा तकनीक का एक बार फिर उपयोग किया। ठीक नहीं है। भगवान अंगद की शक्तिशाली इंद्रियों ने स्थान स्पेस में एक हलचल महसूस की। ये तकनीक स्थान के नियमों का पूरी तरह उपयोग करने के बजाय ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख की क्षमताओं पर अधिक निर्भर थी। इसलिए स्थान में हलचल सामान्य से कहीं अधिक गुप्त थी। बचो, जेमिनाई सेड। हालांकि अंततः भगवान अंगद एक महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उन्होंने बचते हुए पीछे अपनी एक प्रतिछाया आफ्टर इमेज छोड़ी। शू, खून के छींटे उड़े। भगवान अंगद उस हमले से पूरी तरह बचने में असमर्थ रहे। वे ग्रैंडमास्टर कुशल की तरह नहीं थे जो स्थान स्पेस के नियमों में विशेषज्ञ हों। टिल्ड 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 टिल्ड। भगवान अंगद दहाड़े और उनके सीने में एक छोटा सा रक्तरंजित छेद हो गया। छोकरे, तुम। भगवान अंगद का चेहरा पीला पड़ गया था। उनका हृदय शून्य स्थान नेत्र प्रहार से छिल गया था और विनाश की आभा बहुत तीव्र थी। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते प्रतिक्रिया दी और अपने हृदय की रक्षा के लिए वास्तविक शक्ति ट्रू फोर्स का उपयोग किया। हालांकि शून्य स्थान नेत्र प्रहार एक स्थानिक हमला था, इसलिए ये सीधे उनके हृदय के भीतर से प्रकट हुआ था। परिणाम स्वरूप भगवान अंगद की रक्षात्मक विधियों ने केवल नुकसान को कम किया, उसे पूरी तरह रोक नहीं पाईं। अभी एक और बचा है। नकुल शॉ ने अपने दांत भींचे और पागलपन की हद तक अपनी बची हुई नेत्र रक्तधारा की शक्ति को प्रवाहित किया। वह भगवान अंगद को मारने पर आमादा लग रहा था, मानो उसे इस प्रक्रिया में खुद के साथ होने वाली अनहोनी की कोई परवाह न हो। छोकरे, रुक जाओ। भगवान अंगद डर के मारे उछल पड़े और उन्होंने जबरन अपनी चोट को दबाया। क्यों? असीम समुद्र के ऊपर हरे और रक्त के रंग की रोशनी की एक लकीर सी खींच गई। चूंकि असीम समुद्र में प्रतिरोध बहुत कम था, इसलिए उड़ने की गति भयानक वेग तक पहुंच सकती थी। वह भाग गया। हा, महान भगवान अंगद को भी भागना पड़ा। जहाज के भीतर मौजूद लोगों में कोलाहल मच गया और स्मृति की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी खुशी का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। कप्तान, यदि आपने एक बार और हमला करके भगवान अंगद को मार दिया होता, तो आपका नाम पूरे असीम समुद्र में गूंज उठता। यहाँ तक कि भगवान अंगद को गंभीर रूप से घायल करना ही उनका नाम रोशन कर देगा। सभी प्रशंसा के साथ चर्चा करने लगे। समुद्र के ऊपर टिल्ड। नकुल शॉ ने एक लंबी सांस ली और उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। वास्तव में, यदि वह चौथे शून्य स्थान नेत्र प्रहार का उपयोग करने में सफल हो भी जाता, तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। इसलिए नकुल शॉ ने केवल जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का नाटक किया था। नकुल शॉ जानता था कि यदि भगवान अंगद ने समय रहते अपनी चोटों का इलाज नहीं किया, तो वे अपनी जान गंवा सकते हैं, जिसका अर्थ था कि वे नकुल शॉ से सीधे टकराना नहीं चाहेंगे। नकुल शॉ का अनुमान सही था। भगवान अंगद अपनी जान के साथ नहीं खेलना चाहते थे और उन्हें खुद को ठीक करने की जरूरत थी। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप। नकुल शॉ ने भूत लाश शापित व्यूह को वापस ले लिया और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप को 10,000 भूत मोती के भीतर रख दिया। मोती के भीतर अरूप का शरीर चटका हुआ था और कुछ हिस्से टूट गए थे। सौभाग्य से मोती के अंदर जाने से उसकी साधना और सुधार की गति बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक हो गई। चलो चलते हैं। नकुल शॉ ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप पर कूद गया। गुल्लू,
जहाज एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में गोता लगा गया और हजार प्रवाह द्वीप समूह की ओर बढ़ चला। कप्तान के केबिन में नकुल शॉ बैठ गया और स्वस्थ होने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उसने 60 शापित भूत लाशों का निरीक्षण किया। वे थोड़ी क्षतिग्रस्त थीं, इसलिए उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। ये सौभाग्य की बात थी कि 10,000 भूत मोती, यिन और मृत्यु प्रकार के अस्तित्वों की मदद करता था। वे चाहे या न चाहें, मोती के भीतर की हर चीज अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। भूतलाश शापित व्यू सभी शापित भूत लाशों को एक इकाई में बदल देता है और प्रत्येक लाश समान मात्रा में दबाव झेलती है। नकुल शॉ को एहसास हुआ कि सबसे गंभीर रूप से घायल लाशों ने भी केवल हाथ या पैर खोए थे, जिनकी मरम्मत करना कठिन नहीं था। असीम समुद्र में ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज की गति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, क्योंकि वह आर्ट देबासिस पर्वत से और दूर होता जा रहा था। नकुल शॉ की बाईं आंख फिर से काली हो गई थी। हम आखिरकार खतरे से बच निकले हैं, लेकिन नकुल शॉ जानता था कि तीनों संप्रदायों का खतरा कम होता जा रहा है, लेकिन साथ ही उसके दिल की गहराइयों से बेचैनी की एक लहर उठी। मृत्यु की आभा एक बार फिर उमड़ रही थी। जिस क्षण उसने शून्य स्थान नेत्र प्रहार का उपयोग किया था, मृत्यु की आभा पहले की तुलना में कई गुना अधिक प्रबल हो गई थी। नकुल शॉ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अपनी नेत्र रक्तधारा का उपयोग न करो। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारे और मृत्यु के सम्राट के बीच के संबंध को और मजबूत कर देता है। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा, पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट की चेतावनी उसके मस्तिष्क में गूंज उठी। वहां तक सोचते हुए नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली। यदि आवश्यकता न हो तो वह अपनी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख का उपयोग करना नहीं चाहता था। असीम समुद्र में एक बहुत बहुत दूर के स्थान पर 9वीं ईश्वरीय आंख, तुम आखिरकार प्रकट हो ही गए। एक रहस्यमय आवाज पूरे आत्मा आयाम में गूंज उठी और यह साक्षात मृत्यु की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके तुरंत बाद मृत्यु का सेतु, मृत्यु का एक चौंकाने वाला इरादा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जल उठा और असीम समुद्र को पार कर गया। उस पल में 10,000 मील के भीतर की हर चीज अंधकार में डूब गई। केवल कुछ ही शक्तिशाली प्राणी इस विक्षोभ को महसूस कर सके। अंधकार के बीच मृत्यु के एक प्राचीन महल के सामने एक काला पक्षी चीख उठा। मृत्यु के सम्राट ने 4 डेथ स्पिरिट लॉर्ड्स और 36 डेथ गार्ड्स को बुलावा भेजा है। अध्याय 573, 3 आध्यात्मिक पवित्र स्थल। मृत्यु के सम्राट ने 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों और 36 मृत्यु रक्षकों को बुलावा भेजा है। मृत्यु के एक प्राचीन महल के सामने एक काली यिन छाया पक्षी चीख उठी। उसी समय मृत्यु की आभा धुंधली पड़ गई। मृत्यु का सेतु, स्वामी ने वास्तव में अपनी इच्छा को कांग सागर की ओर भेजने के लिए इतनी लंबी दूरी की गुप्त तकनीक का उपयोग किया है। एक सौम्य युवा पुरुष की आवाज गूंजी। एक लंबा युवक और एक छोटे कद की युवती महल की ओर बढ़ रहे थे। वह युवक एक शांत स्वभाव का लड़का था जो मृत्यु के उस उदास महल के सामने बिल्कुल अलग दिख रहा था। दूसरी आकृति 8 या 9 साल की एक बच्ची की थी। उस छोटी बच्ची का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद था, लेकिन इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि उसके पास कोई साधना कल्टीवेशन नहीं थी। उसकी आंखें भी पीली सफ़ेद थीं। प्राचीन महल के सामने उस सौम्य युवक और सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची का साथ खड़ा होना उस दृश्य को और भी अजीब बना रहा था। स्वामी, बहुत थके हुए हैं, सफ़ेद आंखों वाली लड़की ने प्राचीन महल की गहराइयों की ओर देखा। उस प्राचीन महल में मृत्यु की एक शक्तिशाली आभा थी जिसने सभी प्रकार की मानसिक ऊर्जा और इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया था। थके हुए, बेशक, वह सौम्य युवक मुस्कुराया और बिल्कुल भी अधीर नहीं दिखा। तुम बाहरी दुनिया में लंबे समय से नहीं रही हो, इसलिए तुम नहीं जानती कि कांग सागर कितना विशाल है। 3 आध्यात्मिक पवित्र स्थलों में से प्रत्येक सैकड़ों द्वीप क्षेत्रों को नियंत्रित करता है और इनमें से प्रत्येक द्वीप क्षेत्र में तुम्हारे तथाकथित 9 डेस्टिनी कॉन्टिनेंट जैसे दर्जनों द्वीप हैं। सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची उस चमकते हुए सौम्य युवक की ओर देख रही थी। उससे युवक की बातें आधी अधूरी ही समझ आ रही थीं। ओह, मैं भूल गया था कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि समेकित क्षेत्र, कंसोलिडेटेड रेल्म, आरोही क्षेत्र, असेंडेड रेल्म और वास्तविक आत्मा क्षेत्र, ट्रू स्पिरिट रेल्म क्या होते हैं। वह सौम्य युवक थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसके सामने खड़ी यह छोटी बच्ची सफ़ेद कागज़ के एक कोरे टुकड़े की तरह थी जिसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। कुछ समय बाद शक्तिशाली काली आभाओं का एक सैलाब उस प्राचीन महल की ओर बढ़ने लगा। सो इनमें से प्रत्येक आभा भगवान अंगद या 8 देबासिस सम्राट अधिपति से 2 गुनी शक्तिशाली थी। उनमें से कुछ तो पर्पल सेंट खंडहरों के बाहर मौजूद 3 शून्य देव क्षेत्रों, वर्ल्ड गॉड रेल्म्स से भी अधिक प्रबल थे। यह अजीब है।
स्वामी ने एक साथ सभी 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों और 36 मृत्यु रक्षकों को क्यों बुलाया है? वह सौम्य युवक धीरे से बुदबुदाया। प्राचीन महल के सामने धीरे धीरे और भी आकृतियां जुटने लगीं और 1 घंटे के भीतर 4 मृत्यु आत्मा अधिपति और 36 मृत्यु रक्षक वहां एकत्रित हो गए। 4 मृत्यु आत्मा अधिपति सबसे आगे खड़े थे और चमकती रोशनी की तरह प्रतीत हो रहे थे। कोई भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अधिक से अधिक कोई केवल इतना बता सकता था कि उनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल थे। उन 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों के पीछे 36 मृत्यु रक्षक खड़े थे। इन 36 मृत्यु रक्षकों में से प्रत्येक ने काले चोगे पहने थे और वे पूरी तरह से भावशून्य थे। इन शक्तिशाली प्राणियों को देखकर वह सफ़ेद आंखों वाली लड़की हंस पड़ी। शशश, उस सौम्य युवक ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, कनिष्ठ मार्शल बहन, वे 4 मृत्यु आत्मा अधिपति शून्य देव क्षेत्र के राजा हैं और 36 मृत्यु रक्षक महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र के विशिष्ट योद्धा हैं। सामान्य महान उत्पत्ति कोर क्षेत्र वाले उनके हाथों बच्चों की तरह मार दिए जाते हैं। कांग सागर की अनगिनत शक्तियों के चेहरे का रंग उड़ जाता था जब वे मृत्यु के सम्राट के अधीन इन 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों और 36 मृत्यु रक्षकों के बारे में बात करते थे। उन 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों और 36 मृत्यु रक्षकों ने पहले कई 2 सितारा संप्रदायों को कुचला है। एक 2 सितारा संप्रदाय। कनिष्ठ मार्शल बहन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह युवक काफी देर तक बड़बड़ाता रहा। वह छोटी बच्ची लगातार हंसती रही। शायद उसकी नज़रों में उसे ये भी नहीं पता था कि शक्तियों को कैसे श्रेणीबद्ध किया जाता है। उस सौम्य युवक ने एक लंबी सांस ली। उसने इतनी देर तक बात की, लेकिन उसकी कही हर बात पूरी तरह बेकार गई। हुन ला ला, वह सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची गुनगुनाने लगी और उन 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों के चारों ओर कूदने लगी। रुको, वह युवक डर के मारे उछल पड़ा। वे 4 शून्य देव क्षेत्र के राजा थे, वह इतनी अपमानजनक कैसे हो सकती थी? ये छोटी बच्ची निश्चित रूप से वह शिष्या होगी जिसे सम्राट ने हाल ही में अपनाया है। 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों के बीच से एक धुंधली गूंजती हुई आवाज आई। ये बहुत अजीब है। सम्राट ने उसे अपनी शिष्या बनाने के बाद उसे कुछ भी नहीं सिखाया है। वह अभी भी समेकित क्षेत्र कंसोलिडेटेड रेल्म में ही है, और वह भी एक पवित्र औषधि सेक्रेड पिल खाने के बाद। 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों ने उस सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची को निहारा और आपस में चर्चा करने लगे। यदि यह कोई सामान्य लड़की होती जो इन शून्य देव क्षेत्रों के राजाओं को परेशान करने की हिम्मत करती, तो वह अपनी मौत को बुलावा दे रही होती। हालांकि ये छोटी बच्ची सम्राट की शिष्या थी। अंदर आओ। प्राचीन महल के भीतर से एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। हालांकि भले ही वह आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन इसने 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। कुछ समय बाद, अभिवादन स्वामी, अभिवादन मृत्यु के सम्राट। हर कोई महल में दाखिल हुआ, जिसमें वह युवक और छोटी बच्ची भी शामिल थे। प्राचीन महल की गहराइयों में हवा में एक काला सिंहासन तैर रहा था, और उस सिंहासन पर एक लंबी धुंधली आकृति बैठी थी। केवल एक गहरा सुनहरा मुकुट ही दिखाई दे रहा था। 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों सहित वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति अपनी नग्न आंखों से मृत्यु के सम्राट का चेहरा नहीं देख पा रहा था। मास्टर, क्या वरिष्ठ मार्शल भाई और मैं बाहर जाकर खेल सकते हैं? सफ़ेद आंखों वाली नन्ही बच्ची उर्वशी मृत्यु के सम्राट की ओर देखते हुए हंसी। सौम्य युवक उसके लिए पसीना बहाए बिना नहीं रह सका। उनके गुरु मृत्यु के सम्राट थे, जो अनगिनत लोगों के लिए एक दुर्स्वप्न थे। उनका शिष्य होने के बावजूद वह डरा हुआ था। यहाँ तक कि 4 मृत्यु आत्मा अधिपति भी अत्यंत सम्मानपूर्वक खड़े थे। उर्वशी, तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, लेकिन खेलने के अलावा तुम्हें अपने तीसरे मार्शल भाई की एक मिशन में मदद करनी होगी। सिंहासन से आने वाली आवाज़ असामान्य रूप से सौम्य थी और ऐसा लग रहा था मानो वह उसके साथ खेल रहे हों। 4 मृत्यु आत्मा अधिपतियों के चेहरे के भाव अजीब हो गए। उनकी नज़रों में मृत्यु के सम्राट ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। सम्राट, आपका मतलब है कि हमें इस मिशन पर उसकी मदद की ज़रूरत है? मृत्यु आत्मा अधिपतियों में से एक को समझ नहीं आया। शायद मृत्यु के सम्राट की कमज़ोर आवाज़ भी पूरी तरह निश्चित नहीं लग रही थी। वह सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची एक अद्वितीय अस्तित्व थी, और यहाँ तक कि वह खुद भी उसकी कुछ शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे। स्वामी, आपने हम सभी को बुलाने के लिए मृत्यु के सेतु का उपयोग क्यों किया? ये किस तरह का मिशन है? सौम्य युवक ने पूछा। ये सुनकर सभी शक्तिशाली आभाएं उत्तर की प्रतीक्षा करने लगीं। क्या हम एक और 2 सितारा संप्रदाय को नष्ट करने जा रहे हैं, या किसी प्राचीन विरासत पर हमला करने वाले हैं? कई लोगों ने अनुमान लगाया।
यह मिशन काफ़ी अनोखा है। मुझे ज़रूरत है कि तुम एक व्यक्ति को जिंदा पकड़ो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ये सुनिश्चित करो कि उसका शव पूरा हो। मृत्यु के सम्राट ने उत्तर दिया, किसी को जिंदा पकड़ना। चारों मृत्यु आत्मा अधिपतियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे पकड़ने के लिए चारों मृत्यु आत्मा अधिपतियों की आवश्यकता थी? चूंकि मैंने मृत्यु के सेतु का उपयोग किया है, इसलिए मैं ठीक होने के लिए कुछ वर्षों तक सोऊंगा। इसीलिए मुझे आप सभी की इस काम के लिए ज़रूरत है। वह व्यक्ति अद्वितीय है और उसमें अनंत क्षमता है। उसे कम मत आंकना। मृत्यु के सम्राट ने चेतावनी दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह व्यक्ति कहाँ है? सौम्य युवक ने पूछा। वही सबसे बड़ी समस्या है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से छिपा होगा, लेकिन सौभाग्य से उसने कुछ समय पहले कुछ निशान छोड़े थे, जिसके परिणामस्वरूप मैंने उसकी सामान्य स्थिति की पुष्टि करने के लिए मृत्यु के सेतु का उपयोग किया। जब मृत्यु के सम्राट ने वहां तक बात की तो कांग सागर कैंग ओशन का एक मानचित्र प्रकट हुआ। कांग सागर में 3 मुख्य आध्यात्मिक पवित्र स्थल थे। सत्य मार्शल पवित्र भूमि, तैरते सपनों की पवित्र भूमि, 10,000 वनों की पवित्र भूमि। सौम्य युवक की आंखों ने प्रशंसा और अपेक्षा के साथ उन तीनों स्थानों को निहारा। वे तीनों आध्यात्मिक पवित्र स्थल स्पष्ट रूप से कांग सागर के एकमात्र ऐसे स्थान थे जहां 3 सितारा संप्रदाय मौजूद थे। यहाँ तक कि मृत्यु के सम्राट भी उन तीनों आध्यात्मिक पवित्र स्थलों के प्रति सम्मान रखते थे। जिस क्षेत्र की तुम तलाश कर रहे हो, वह सत्य मार्शल पवित्र भूमि ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड की दक्षिण पूर्व दिशा में इन दर्जनों द्वीप क्षेत्रों के भीतर है। मृत्यु के सम्राट ने एक बहुत छोटे क्षेत्र की ओर इशारा किया। ये दर्जनों द्वीप क्षेत्र कांग सागर के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी चारों मृत्यु आत्मा अधिपतियों और सौम्य युवक की भौहें तन गईं। प्रत्येक द्वीप क्षेत्र अत्यंत विशाल था और उसके आसपास 8 देबासिस पर्वत जैसे शहर थे। इसके अलावा समुद्र की तुलना में वास्तविक भूमि केवल एक कण मात्र थी। प्रत्येक क्षेत्र के बीच की दूरी अत्यंत अधिक थी। इससे ये समझा जा सकता था कि नकुल शॉ की स्थिति का पता लगाना बेहद कठिन होगा। क्षेत्र काफी बड़ा है। मृत्यु के सम्राट ने सहमति जताई और फिर से बोले, हालांकि तुम में से प्रत्येक के पास एक अद्वितीय मृत्यु का प्रतीक टोकन ऑफ डेथ है। यद्यपि उस व्यक्ति ने अपनी आभा को न्यूनतम स्तर तक दबा दिया है, फिर भी जब तक तुम पास होगे तुम उसे महसूस कर पाओगे। तो ये बात है। हर कोई समझ गया। मृत्यु के प्रतीक टोकन ऑफ डेथ के साथ वे एक निश्चित सीमा के भीतर उस व्यक्ति को महसूस कर सकते थे, जिससे कठिनाई 100 गुना कम हो गई थी। कम से कम ये समुद्र में सुई ढूंढने जैसा असंभव नहीं होगा। आज ही प्रस्थान करो। मृत्यु के सम्राट ने निर्णय लेने से पहले कुछ अन्य विषयों पर बात की। हुआंग, प्राचीन महल का द्वार बंद हो गया। सो चारों मृत्यु आत्मा अधिपतियों ने मृत्यु रक्षकों का नेतृत्व किया और वहां से उड़ गए। उनके बीच वह सौम्य युवक और सफेद आंखों वाली नन्ही बच्ची उर्वशी भी थे। चारों मृत्यु आत्मा अधिपतियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि मृत्यु के सम्राट ने इस छोटी बच्ची को, जिसके पास बिल्कुल भी युद्ध शक्ति नहीं थी, उनकी मदद के लिए क्यों भेजा है। केवल वे ही ईश्वरीय आंखों गॉड आइज से लड़ सकते हैं, जिनके पास स्वयं ईश्वरीय आंखें हों। जैसे ही प्राचीन महल का द्वार जोर से बंद हुआ, मृत्यु के सम्राट की आंखों में एक काला भंवर प्रकट हुआ। अध्याय 574, प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की एक बार फिर खोज। असीम समुद्र में त्यानलू द्वीप समूह के किनारों के आसपास ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप 8 देबासिस पर्वत से और दूर होता चला गया। कप्तान के केबिन के भीतर धक 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 नकुल शॉ की बाईं आंख चेतावनी के रूप में धड़कने लगी। उसकी बाईं आंख की गहराइयों के भीतर मौजूद मृत्यु की आंख आई ऑफ डेथ की आभा उमड़ पड़ी। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी आत्मा के भीतर दबाव और खतरा और भी स्पष्ट हो गया है, और वह केवल एक ठंडी सांस ही ले सका। यदि उसने शून्य स्थान नेत्र प्रहार वॉर्ड स्पेस आई स्लैश का उपयोग नहीं किया होता, तो मृत्यु के सम्राट को उसका आभास नहीं होता। ये कल्पना की जा सकती थी कि मृत्यु के सम्राट ने तुरंत नकुल शॉ का पता लगाने की कोशिश की होगी। हालांकि नकुल शॉ को अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग किए बिना वह और कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप भगवान अंगद के सामने कुछ भी नहीं थे। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप, नकुल शॉ ने 10,000 भूत मोती के भीतर कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप की चोटों का निरीक्षण किया। उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं और उसके पूरे शरीर पर दरारें फैल गई थीं। सौभाग्य से मास्टर ने मुझे समय पर बचा लिया, इसलिए मैं केवल शारीरिक रूप से घायल हूं। मेरी नींव और कोर सुरक्षित हैं। अब जबकि 9 घातक यिन अस्थि 9 डेडली यिन बोन मुझ में विलीन हो गई है, मैं 10,000 भूत मोती के भीतर 2 महीने में ठीक हो सकता हूं।
कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। सौभाग्य से, कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप ने अस्थि सुदृढ़ीकरण, बोन स्ट्रेंथनिंग के दांव की साधना की थी, इसलिए वह अत्यंत कठोर था। यदि कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप के स्थान पर कोई सामान्य सम्राट होता, तो वह उसकी तुलना में आधे समय भी टिक नहीं पाता। पलक झपकते ही 2-3 महीने बीत गए। नकुल शॉ ने अपना अधिकांश समय साधना कल्टीवेशन में बिताया। जहाज होने का यह एक बड़ा लाभ था। यात्रा के दौरान व्यक्ति उड़ने के बजाय अपना समय साधना में लगा सकता था। स्मृति, हम कहाँ हैं? नकुल शॉ की आवाज़ स्मृति के मस्तिष्क में गूंजी। कप्तान। स्मृति ने कप्तान के केबिन की दिशा में झुककर अभिवादन किया। कप्तान जहाज का नेता था और जब से नकुल शॉ ने भगवान अंगद को गंभीर रूप से घायल किया था, सभी नाविक कप्तान के प्रति कृतज्ञ और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। हम कहाँ हैं? नकुल शॉ ने एक बार फिर पूछा। उन्होंने पिछले कुछ महीने साधना में बिताए थे और बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान नहीं दिया था। कप्तान, हमने अभी 1000 प्रवाह द्वीप समूह, थाउजेंड फ्लोइंग आइलैंड्स की बाहरी सीमा में प्रवेश किया है। स्मृति ने कहा। अभी बाहरी सीमा में प्रवेश किया है। नकुल शॉ की भौहें तन गईं। त्यानलू द्वीप समूह से बाहर निकलने और 1000 प्रवाह द्वीप समूह में प्रवेश करने में ही उन्हें 2-3 महीने लग गए। वे उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक धीमे थे। यदि वे इसी गति से चलते रहे तो किसे पता कि वे तैरते सपनों की पवित्र भूमि, फ्लोटिंग ड्रीम सेक्रेड लैंड के क्षेत्र में कब पहुंचेंगे। नकुल शॉ ने कांग सागर का मानचित्र देखा। कांग सागर में 3 बड़े आध्यात्मिक पवित्र स्थल थे और वे वर्तमान में सत्य मार्शल पवित्र भूमि, ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड के क्षेत्र में थे। अजूर फ्लावर कॉन्टिनेंट, अजूर द्वीप समूह का हिस्सा था, जो त्यानलू द्वीप क्षेत्र के अंतर्गत आता था। त्यानलू द्वीप क्षेत्र और 1000 प्रवाह द्वीप क्षेत्र दोनों ही सत्य मार्शल पवित्र भूमि के अधिकार क्षेत्र में थे। नकुल शॉ की जानकारी के अनुसार सत्य मार्शल पवित्र भूमि त्यानलू द्वीप क्षेत्र जैसे कई 100 क्षेत्रों को नियंत्रित करती थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक आध्यात्मिक पवित्र स्थल से दूसरे तक की दूरी कितनी अधिक थी। कप्तान, क्योंकि हम समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं, हमारी गति बहुत धीमी है। यह अंतर 10 गुना तक हो सकता है। इसके अलावा हमें शक्तिशाली समुद्री जीवों से बचकर निकलना पड़ रहा है। जहाज पर पहले ही कई बार हमले हो चुके हैं, स्मृति ने समझाया। ये सुनकर नकुल शॉ सोचने लगा। समुद्र के भीतर का प्रतिरोध उसकी अपेक्षा से अधिक था और उन्हें कई बार अपना रास्ता बदलना पड़ा। सौभाग्य से, ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप 8 देबासिस पर्वत के आसपास के सबसे अच्छे जहाज़ों में से एक था। इसकी रक्षात्मक शक्ति एक सामान्य सम्राट के कई हमलों को झेल सकती थी और यह अत्यंत गुप्त भी था। लेकिन इसके बावजूद ब्लू लाइटनिंग समुद्री जहाज के लिए समुद्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव नहीं था। समुद्र में ऐसे कई जीव थे जो उत्पत्ति कोर क्षेत्र, ओरिजिन कोर रेल्म तक पहुंच चुके थे। जहाज की सतह अलग अलग स्तरों पर क्षतिग्रस्त हुई है। यदि यह जारी रहा तो गति कम हो जाएगी और नाविकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्मृति ने सूचित किया। तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है? नकुल शॉ अपना माथा रगड़े बिना नहीं रह सका। चीज़ें उतनी आसान नहीं थीं जितनी उसने सोची थीं। मुझे लगता है कि हमें इसके बजाय हवा में उड़ना चाहिए। हवा का प्रतिरोध समुद्र की तुलना में बहुत कम है और खतरनाक जीवों से मिलने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। स्मृति ने सुझाव दिया और नकुल शॉ को स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बात तर्कसंगत थी। हालांकि नहीं, नकुल शॉ ने तुरंत सिर हिलाया और मना कर दिया। क्यों? स्मृति को समझ नहीं आया। उसने जो कहा था वह अत्यंत तार्किक था। अब जब वे एक नए द्वीप क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे तो तीनों संप्रदायों और 8 देबासिस पर्वत से खतरा बहुत कम हो गया था, इसलिए उन्हें अपनी गति बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए था। तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों। जहाँ तक जहाज की क्षति का सवाल है, बस उसे ठीक करने का प्रयास करो। नकुल शॉ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब वे जिस वास्तविक खतरे का सामना कर रहे थे वह मृत्यु का सम्राट था, न कि वे 3 संप्रदाय। चून की बिच्छू और उसके बीच का संबंध टूट चुका था, इसलिए वे 3 संप्रदाय अब उसे महसूस नहीं कर सकते थे। हालांकि मृत्यु के सम्राट के साथ स्थिति अलग थी। उसके पास कोई ऐसी विधि थी जिससे वह नकुल शॉ के शरीर के भीतर की आभा को महसूस कर सकता था। असीम समुद्र में आध्यात्मिक चेतना को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। यह एक प्राकृतिक अवरोध है। नकुल शॉ के अपने विचार थे। गति और सुरक्षा के बीच नकुल शॉ ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे विकल्प को चुना। कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप। नकुल शॉ की चेतना का एक अंश 10,000 भूत मोती के भीतर प्रविष्ट हुआ। इन कुछ महीनों के बाद कंकाल मंडल अध्यक्ष अरूप की चोटें भर चुकी थीं और वह भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से।
नकुल शॉ का गुलाम न केवल स्वस्थ हो गया था, बल्कि वह अपनी 100 लाशों की योजना पर भी ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। स्वामी, अब तक 75 लाशों को परिष्कृत रिफाइन किया जा चुका है। अरूप की आवाज में खुशी की झलक थी और इस खबर ने नकुल शॉ को भी प्रसन्न कर दिया। 75 मंजिल धीरे धीरे करीब आ रही थी। प्रत्येक शापित भूत लाश कम से कम शिखर ट्रू लॉर्ड रैंक पर थी और इतने सारे समुद्री जीवों और सम्राटों के सार को निगलने के बाद अभिशाप की शक्ति 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि के मूल अभिशाप से भी कहीं अधिक हो गई थी। 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि केवल 100 ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धाओं के वध से उत्पन्न घृणा थी, जबकि नकुल शॉ के भूत लाश शापित व्यूह ने सम्राटों के सार को सोख लिया था। अरूप के अनुसार एक बार जब यह व्यूह 100 सम्राटों को निगल लेगा तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जारी रखो। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और अपनी चेतना वापस ले ली। कप्तान के केबिन के भीतर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। पिछले 2-3 महीनों में उसकी समझ और साधना लगातार बढ़ी थी। वह शिखर ट्रू लॉर्ड रैंक के करीब पहुंच रहा था, लेकिन वह थोड़े समय के भीतर इसे पूरी तरह पार करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा असीम समुद्र में साधना का अगला स्तर प्राप्त करना कठिन था, क्योंकि यहाँ स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। चलो उस स्थान पर चलते हैं, नकुल शॉ ने सोचा। श्वा, उसकी चेतना उसकी बाईं आंख के आयाम में प्रविष्ट हुई। भीतर झील लगभग 27 गज तक फैल गई थी। झील के बीचों बीच एक रहस्यमय भंवर था। टपक टपक उस रहस्यमय भंवर से एक हल्की प्राचीन आभा बाहर आ रही थी और नकुल शॉ ने सावधानी से अपनी चेतना उसमें डाल दी। श्वा, नकुल शॉ के मस्तिष्क के सामने अंधेरा छा गया और पिछली बार की तरह वह एक स्वप्निल अवस्था में पहुंच गया। प्राचीन स्वप्न क्षेत्र एंशिएंट ड्रीम रियलम। नकुल शॉ एक उजाड़ भूमि पर पहुंचा। ये भूमि अत्यंत प्राचीन थी। वहां कहीं भी निर्माण का कोई निशान नहीं था और बस वहां खड़े होने मात्र से नकुल शॉ की आत्मा पर भारी दबाव महसूस हो रहा था। ये प्राचीन स्वप्न क्षेत्र वास्तविकता से बहुत अलग है। यहाँ सब कुछ इतना पुराना और सरल है। नकुल शॉ ने वहां की स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को महसूस किया। उसकी बाईं आंख के आयाम से निकलने वाली प्राचीन आभा यहीं से उत्पन्न हुई थी। धूल और रेत के प्रत्येक कण में अथाह शक्ति समाहित थी। जारी रखो। नकुल शॉ का शरीर और आत्मा हर पल असीम दबाव का सामना कर रहे थे। आधा क्षण, 1 क्षण, 2 क्षण, उसने उस दबाव का सामना करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग किया। उसे याद था कि पिछली बार वह यहाँ केवल 3 क्षणों तक टिक पाया था, लेकिन इस बार वह तैयार था। वुटिल्ड, नकुल शॉ को अपना शरीर दर्द से ऐंठता हुआ महसूस हुआ। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं और उसका रक्त इस दुनिया की आभा से टकरा रहा था। नकुल शॉ ने जितना अधिक संघर्ष किया, इस प्राचीन दुनिया की शक्ति उतनी ही प्रबल होती गई। उसके शरीर का एकमात्र हिस्सा जिस पर दबाव नहीं था, वह उसकी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख थी। ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख ने इस दुनिया के दबाव को कम कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि नकुल शॉ एक बाहरी व्यक्ति न लगे, अन्यथा 10 गुना शक्तिशाली होने पर भी वह धमाके के साथ मर जाता। 2 क्षण, 3 क्षण, 4 क्षण, नकुल शॉ को महसूस हुआ कि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। अंततः 4.5 क्षणों पर वह और अधिक सहन नहीं कर सका। वाह, जेमिनाई सेड। नकुल शॉ ने मुंह भरकर खून थूका और उसके दिमाग के सामने अंधेरा छा गया। टिल्ड वहां से ओझल होने से ठीक पहले नकुल शॉ ने उस प्राचीन आभा की एक सांस अंदर खींची। अगले ही क्षण असीम समुद्र की गहराइयों में स्थित कप्तान के केबिन में। श्वा, नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और अपने होठों से खून पोंछा। प्राचीन स्वप्न क्षेत्र से हुई क्षति वास्तविकता में भी प्रकट हुई थी। उसने पिछली बार भी इसका अनुभव किया था। नकुल शॉ ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में वह प्राचीन आभा धीरे धीरे फैल रही है। जैसे जैसे वह फैली, उसका शरीर और आत्मा ठीक होने लगे। टपक टपक उसके शरीर के भीतर की रक्तधारा की शक्ति किसी सूखे से त्रस्त भूमि की तरह लग रही थी जो बारिश के बाद पानी सोख रही हो। वह प्राचीन आभा कांग सागर में पाई जाने वाली किसी भी स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसने न केवल उसकी हड्डियों की शारीरिक दरारों को भरा, बल्कि उसकी मज्जा मैरो को भी परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी नींव पहले से भी अधिक भयानक हो गई। वह महसूस कर सकता था कि ट्रू लॉर्ड रैंक की बाधा अब कांपने लगी है। यदि वह इस आभा को सोखना जारी रख सका तो सफलता प्राप्त करना अब होगा या नहीं का विषय नहीं, बल्कि कब होगा का विषय रह गया था। अध्याय 575 वेल। प्राचीन स्वप्न क्षेत्र एंशिएंट ड्रीम रियलम में ली गई वह आखिरी सांस अब नकुल शॉ के पूरे शरीर में फैल रही थी।
अविश्वसनीय रूप से इस प्राचीन आभा ने उसके शरीर और आत्मा दोनों को पहले से कहीं अधिक मजबूती प्रदान की। यह प्राचीन स्वप्न क्षेत्र के भीतर लगी चोटें वास्तविकता में झलकती हैं। तो क्या वहां की वस्तुओं को भी बाहर लाया जा सकता है? नकुल शॉ का दिमाग चकरा गया। हालांकि प्राचीन स्वप्न क्षेत्र बेहद वास्तविक लगता था, लेकिन नकुल शॉ ने वहां केवल अपनी चेतना कॉन्शियसनेस के साथ प्रवेश किया था। उसके दृष्टिकोण से वह मूल रूप से एक भ्रम या स्वप्न जैसा ही था। मगर परिणाम अविश्वसनीय थे। नकुल शॉ को एहसास हुआ कि प्राचीन स्वप्न क्षेत्र केवल एक मानसिक ऊर्जा की दुनिया नहीं थी, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा कुछ था। म्याओ म्याओ। नन्हा चोर बिल्ली लिटिल थीविंग कैट नकुल शॉ के कंधे पर कूद गया और बाहर रिसने वाली प्राचीन आभा के कुछ हिस्से को सोखने लगा। आखिरकार नकुल शॉ का शरीर उस पूरी आभा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सका था, इसलिए बचा हुआ हिस्सा बिल्ली ने सोख लिया। म्याओ म्याओ। प्राचीन आभा को सोखने के बाद नन्हा चोर बिल्ली बहुत उत्साहित लग रहा था। ऐसा लगता है कि यह आभा मेरी बहुत मदद कर रही है, जेमिनाई सेड। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सबसे पहले उसकी रक्तधारा ब्लडलाइन शुद्ध और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रही थी। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब किसी के अस्तित्व में गुणात्मक बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आरोही क्षेत्र असेंडेड रेल्म से वास्तविक आत्मा क्षेत्र ट्रू स्पिरिट रेल्म में कदम रखता है, तो उसके अस्तित्व की अवस्था बदल जाती है। मेरा शरीर और रक्तधारा दोनों मजबूत हो गए हैं। नकुल शॉ ने हवा में एक हल्का मुक्का मारा और महसूस किया कि उसका शरीर पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। सबसे स्पष्ट बदलाव उसकी रक्तधारा की शक्ति में था। उसकी रक्तधारा की आभा अब अधिक शुद्ध थी और इसमें अपने पूर्वजों के मूल गुणों की ओर लौटने के संकेत थे। बोटिल्ड। पानी की एक लहर नकुल शॉ के चारों ओर उठी और उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शुद्ध थी। प्राचीन काल की एक आभा। आइस इंपीरियल स्पीयर थोड़ा कांप उठा और इसके भीतर सील की गई ठंडक जागने लगी। नकुल शॉ को ऐसा लगा जैसे उसे कोई आवाज़ सुनाई दी हो। ये संभवतः उस पृथ्वी ग्रेड विरासत हथियार के भीतर की हथियार आत्मा वेपन स्पिरिट थी। पृथ्वी ग्रेड हथियार स्वर्ग ग्रेड के ठीक नीचे आते हैं और उनमें आत्मा का होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। आइस इंपीरियल स्पीयर थोड़ा अधूरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये कुछ हद तक ठीक और मजबूत हो गया है। नकुल शॉ ने पाया कि आइस इंपीरियल स्पीयर भी प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की प्राचीन आभा के एक अंश को सोख सकता था। ऐसे बदलावों ने नकुल शॉ को हैरान और रोमांचित कर दिया। प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की एक नन्ही सी सांस के इतने सारे उपयोग थे। नन्हा चोर बिल्ली, उसका पृथ्वी ग्रेड हथियार और स्वयं नकुल शॉ, सभी को इससे लाभ हुआ। 3 दिन बाद नकुल शॉ की चोटें भर गईं और उसने एक बार फिर प्राचीन स्वप्न क्षेत्र में प्रवेश किया। इस बार नकुल शॉ 5 क्षणों तक टिकने में सफल रहा और उन 5 क्षणों के भीतर उसने पहले की तुलना में दोगुनी प्राचीन आभा सोख ली। नकुल शॉ ने इसे पूरी तरह से अवशोषित करने की पूरी कोशिश की। इस आभा ने उसके शरीर के गुणों को उन्नत किया और उसके अस्तित्व की अवस्था को ही बदल दिया। उसकी रक्तधारा की शक्ति भी और शुद्ध हो गई। म्याओ म्याओ। नन्हा चोर बिल्ली नकुल शॉ पर बैठा था और तेजी से प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की आभा सोख रहा था। वास्तविक आत्मा का स्रोत, सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं जब उसने प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की कुछ आभा को अपने वास्तविक आत्मा के स्रोत में प्रवेश कराया। वह एक बार फिर हैरान रह गया। जब उसके स्रोत ने प्राचीन आभा को सोखा तो नकुल शॉ की पवन बिजली, विंड लाइटनिंग की शक्ति, जिसमें बैंगनी विनाशकारी बिजली, पर्पल डिस्ट्रक्शन लाइटनिंग भी शामिल थी, पूरी तरह शुद्ध और स्वच्छ हो गई। बेशक ये वृद्धियां बहुत सूक्ष्म थीं और केवल ध्यान केंद्रित करने पर ही महसूस की जा सकती थीं। हालांकि नकुल शॉ फिर भी बेहद खुश था। यह आभा हर चीज के लिए अत्यंत प्रभावी थी। इस तरह नकुल शॉ ने 3 बार और प्राचीन स्वप्न क्षेत्र में प्रवेश किया और अधिकतम वह 8 क्षणों तक वहां टिक सका। जाहिर है, वह जितनी देर वहां रुकता उसकी चोटें उतनी ही गंभीर होती और उसे ठीक होने में उतना ही अधिक समय लगता। 3 बार के प्रयासों के बाद नकुल शॉ का शरीर और रक्तधारा नाटकीय रूप से मजबूत हो गई थी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का इंच इंच हिस्सा असीम शक्ति से भरा है और केवल एक छोटे महीने के भीतर ही उसका शरीर कुछ सम्राटों सॉवरन्स के बराबर हो गया था। उसका वास्तविक आत्मा का स्रोत भी पहले से कहीं अधिक शुद्ध हो गया था। अगर यह जारी रहा तो मैं जल्द ही शिखर ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंचने में सफल हो जाऊंगा। नकुल शॉ उम्मीदों से भरा था। चूंकि उसका मानसिक ऊर्जा स्तर पहले से ही एक सम्राट के स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए एक बार शिखर ट्रू लॉर्ड रैंक पर पहुंचते ही वो तुरंत अर्धचरण उत्पत्ति कोर क्षेत्र हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रेल्म में पदोन्नत हो जाएगा। सो टिल्डर टपक टपक ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप किसी मछली की
तरह समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। धूम टिल्ड 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 टिल्ड। अचानक जहाज के सामने एक विशाल और शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है। स्मृति ने कंट्रोल रूम में नाविकों को निर्देश भेजे और नकुल शॉ की एकाग्रता भी भंग हो गई। सामने मौजूद आभा अधिकांश सम्राटों से अधिक शक्तिशाली थी और आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह कोई बहुत बड़ा जानवर है। मुझे देखने दो, नकुल शॉ ने अपनी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख खोली। श्वा कई मील चौड़ी एक विशाल वेल नजर आए। ये वेल निश्चित रूप से नकुल शॉ द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा जीव था। केवल पानी उछालने मात्र से ये दर्जनों मील चौड़ी लहरें पैदा कर सकती थी जो शहरों को डुबो दें। ये समुद्र के सबसे बड़े जानवरों में से एक है, असीम समुद्री वेल, लिमिटलेस ओशन वेल। स्मृति चिल्ला उठी और नकुल शॉ द्वारा भेजी गई छवि को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। असीम समुद्री वेल पौराणिक जीव। माना जाता है कि जब ये पूरी तरह विकसित हो जाती है तो इसकी युद्ध शक्ति कम से कम एक सम्राट के बराबर होती है। जहाज के नाविक स्तब्ध रह गए और उन्होंने तेजी से स्मृति के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। श्वा नकुल शॉ ने एक बार फिर अपनी आंखों की शक्ति को सील कर दिया और उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। असीम समुद्री वेल बहुत विशाल थी और उसकी जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल थी। यहाँ तक कि सम्राट भी उससे निपट नहीं सकते थे। इसके पास से होकर निकलो जल्दी। स्मृति और नाविकों ने उस क्षेत्र से बचने की पूरी कोशिश की। धूम टिल्ड 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 धूम टिल्ड 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 टिल्ड। वेल तेजी से आगे बढ़ी और उसके शरीर की हलचल से गहरे धमाके हुए। इस वेल के सामने ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप बस एक नन्हासा बिंदु था। पेन टिल्ड ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप समुद्र में इधर उधर उछलने लगा और जहाज पर मौजूद हर किसी ने अपना संतुलन खो दिया। कंकाल मंडल अध्यक्ष नकुल शॉ दहाड़ा। जी स्वामी। कंकाल मंडल अध्यक्ष प्रकट हुआ और उसने अपने सामने आने वाली एक विशाल लहर को रोक दिया। ये लहर सामान्य ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धाओं को मारने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 9 घातक यीनस्थी के साथ विलय के बाद मंडल अध्यक्ष की हड्डियां अत्यंत कठोर हो गई थीं, इसलिए वह सम्राटों के सीधे हमलों को भी रोक सकता था। व्यूह बनाओ। मंडल अध्यक्ष ने काला झंडा लहराया और अभिशाप की शक्ति फैलने लगी। टिल्ड टिल्ड भूतलाश शापित व्यूह घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरेक में 80 से अधिक भूतलाशें प्रकट हुईं और अभिशाप की शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई। पलक झपकते ही शू 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 अभिशाप की शक्ति 100 गज लंबे सांपों और ड्रैगनों में बदल गई जिन्होंने असीम समुद्री वेल पर हमला कर दिया। असीम समुद्री वेल जैसी शक्तिशाली जीव की जीवन शक्ति भी क्षीण होने लगी क्योंकि शापित व्यूह उसे भीतर से खा रहा था। वो टिल्ड टिल्ड असीम समुद्री वेल दहाड़ी और पूरा समुद्र हिल गया। कितनी प्रबल जीवन शक्ति है। एक सामान्य लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र का योद्धा भी शापित व्यूह के सामने 10 क्षण नहीं टिक पाता। नकुल शॉ दंग रह गया। असीम समुद्री वेल विशाल थी और उसकी जीवन शक्ति अन्य सम्राटों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक थी। युद्ध शक्ति के मामले में कई सामान्य सम्राट निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। पड़ाक तड़क धूम टिल्ड 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 टिल्ड। कंकाल मंडल अध्यक्ष ने मुख्य रूप से जहाज की सुरक्षा के लिए शापित व्यूह का उपयोग किया क्योंकि वह वेल से लड़ रहा था। शुरुआत में मंडल अध्यक्ष को कोई बढ़त नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वेल की जीवन शक्ति लगातार क्षीण होती गई और व्यूह द्वारा सोखी जाती रही। 1 घंटे बाद कई मील चौड़ी वह वेल बेहद कमजोर हो गई और मंडल अध्यक्ष का मुकाबला करने लायक नहीं रही। जे 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 इस बड़े मूर्ख को खाना कई सम्राटों को निगलने से कहीं बेहतर है। मंडल अध्यक्ष ने काला झंडा लहराया। इस क्षण वेल के विशाल शरीर से खून रिसने लगा और उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। जब जहाज के नाविकों ने यह देखा तो उनकी रूह कांप गई। शापित व्यूह एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। 82 शापित भूतलाशें। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। धूम टिल्ड 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 धूम टिल्ड 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 धूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ठीक इसी समय एक के बाद एक दहाड़ें और विशाल लहरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। नकुल शॉ की ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख फड़क उठी। ठीक नहीं है। कंकाल मंडल अध्यक्ष को आभाओं का एक विशाल सैलाब महसूस हुआ जिनमें से कोई भी उनके सामने मौजूद वेल से कमजोर नहीं थी। 1 2 3 कुछ ही क्षणों में मंडल अध्यक्ष को लगभग 10 असीम समुद्री वेल का आभास हुआ और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ा। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक वेल की युद्ध शक्ति लघु उत्पत्ति कोर क्षेत्र के अंतिम चरण के बराबर थी और उन्हें मारना अत्यंत कठिन था। पीछे हटो, शायद हम उनके पूरे झुंड के बीच आ फंसे हैं। नकुल शॉ चिल्लाया। कंकाल मंडल अध्यक्ष ने अब और लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत भूतलाश शापित व्यूह को समेट लिया।
गुल्लू टिल्ड टिल्ड। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र की सतह की ओर भागा। जब तक हम समुद्र से बाहर निकल जाएंगे हम सुरक्षित रहेंगे। नकुल शॉ और उसके साथियों को यह अच्छी तरह पता था। समुद्र उन वेलों का इलाका था और ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप हवा में कहीं अधिक तेजी से यात्रा कर सकता था। धम धम। जहाज को कुछ हमलों का सीधा सामना करना पड़ा। 1 दर्जन से अधिक विशाल आकृतियों ने उस नन्हे जहाज को घेर लिया था। बिल्कुल आखिरी क्षण में ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप कई वेलों के जबड़ों से बच निकला और हवा में प्रवेश करने में सफल रहा।